पटेल नगर देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जीएसटी बचत उत्सव जागरूकता कार्यक्रम में हुए शामिल। व्यापारियों और आमजनों से की भेंट और के लिए जीएसटी का फीडबैक लिया। सीएम ने वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीमिंग मशीन का किया फ्लैग ऑफ। नगर निगम की ओर से संचालित की जा रही मशीन आमजन को मिलेगा स्वच्छ वातावरण। मसूरी में गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। आपदा राहत को लेकर की बैठक। पेपर लीक मामले पर कहा एसआईटी जांच से सामने आएगी सच्चाई। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी। 7.89 लाख किसानों को मिला योजना का लाभ। गणेश जोशी ने जताया पीएम का आभार। और उत्तराखंड में मानसून की हुई विदाई। मैदानी इलाकों में चटक धूप खिलने से गर्मी दिखा रही तेवर। उमस भरी गर्मी से लोगों का होगा सामना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पटेल नगर देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां आपको बता दें कि जीएसटी उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। जीएसटी बचत उत्सव जागरूकता कार्यक्रम में व्यापारियों और आमजनों से भेंट मुलाकात की। जीएसटी की घटी दरों के लाभ के बारे में फीडबैक लिया। व्यापारियों से जीएसटी की घटी दरों के बारे में ग्राहकों को जानकारी देने का अनुरोध किया। स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी आह्वान किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधारों का नया दौर शुरू हुआ। सीएम धामी ने कहा सभी वर्गों के जीवन को खुशहाल बनाने की ये ऐतिहासिक पहल। वस्तुएं सस्ती होने से आम जनता को मिला काफी लाभ। नवरात्रि पर्व पर बाजार और खरीदारों में काफी उत्साह। जीएसटी का यह उत्सव दीपावली में भी जनता के जीवन और कारोबार में भरेगा उल्लास। पूरी दुकान ही 7% ऑफ करनी है। पूरी दुकान कुछ भी उठा लीजिए। बढ़ रही है सर, इंक्रीमेंट आ रहा है। नवरात्रों के साथ शुरुआत अच्छी हुई है। हमारी खुद की पैकिंग होती है, 60-70 रुपये कम हो गए, तो ये बहुत बड़ा था। डेली यूज प्रोडक्शन। बहुत बताइए आपको। कांग्रेस भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की 93वीं जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने देश के विकास में उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वहीं महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने देश को आर्थिक तौर पर मजबूत किया। और अगली खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। सीएम ने की राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक। विधायकों और बोर्ड सदस्यों ने किए गए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। सीएम ने सुझाव पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। अधिकारियों को सख्त निर्देश। दिव्यांगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का सुगमता और पारदर्शिता से मिले लाभ। समस्याओं का समाधान शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हो। प्रदेश भर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का करें आयोजन। शिविरों में उपचार, चिकित्सा सुविधा और प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग सहित अन्य सहायक उपकरण कराए उपलब्ध। शासकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजनों को दे लाभ। दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से करे कार्य। राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। सीएम धामी ने कहा दिव्यांगजन समाज का एक अभिन्न अंग। दिव्यांगजनों को सक्षम बनाने के लिए सरकार हर संभव कर रही कार्य।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, नगरपालिका परिषद मसूरी और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने आपदा के दौरान हुए नुकसान और निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मसूरी में गहराते पेयजल संकट को लेकर उन्होंने जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारियों को पाइपलाइनों की शीघ्र मरम्मत और जलापूर्ति की भी बात कही। इसके लिए निर्देशित किया। मंत्री जोशी ने पटरी व्यापारियों और आपदा से प्रभावित लोगों को राशन वितरित किए। इस बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी विधानसभा में आपदा में भारी नुकसान हुआ है और इससे पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि टैक्स में छूट देने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी और केदारनाथ की तर्ज पर प्रभावितों को पैकेज देने की मांग की जाएगी। बेरोजगार संघ की तरफ से किए जा रहे आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनका आंदोलन सही हो, लेकिन तरीका गलत है और मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं, जिसमें सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको तो बोलूंगा नहीं कुछ। अक्टूबर फर्स्ट वीक में यहां पर सीजन शुरू हो जाता है, जहां पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। धराली में, थराली में, रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, बागेश्वर में, वहीं जाते जाते मानसून मसूरी विधानसभा को बहुत बड़ा दंश दे गया है। हालांकि शहर के अंदर धनहानि कम हुई है, लेकिन मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में 17 लोगों की मृत्यु हो गई है, 42 मकान धराशायी हो गए हैं, 52 से अधिक दुकानें बिल्कुल तहस नहस हो गई हैं। कई सड़कें खुलने में अभी भी 15 दिन 20 दिन लगेंगे। कई सड़कों को हमने खोल दिया है और यहां की मुख्य आय हमारे होटल हैं, जिसके पीछे कई लोग हैं। एक होटल के में पीछे 100 लोग काम कर रहे हैं, उनकी आजीविका चल रही है। और अक्टूबर में सीजन शुरू होगा, उससे पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, सड़कें ठीक हो जाएं, पानी की व्यवस्था हो जाए, बिजली की व्यवस्था हो जाए, सीवर की व्यवस्था हो जाए। इसलिए मैंने खुली बैठक यहां पर की है। चेयरमैन हमारे साथ में हैं और मैंने सुनिश्चित किया है कि इस महीने 28-29 तारीख तक ये सारी चीजें दुरुस्त होंगी और आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ का जो होटल व्यवसाय है वो ठीक से शुरू हो जाएगा। आपदा से कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि आपदा से जहाँ का हमारा वाटर सोर्स, जहाँ से हम पानी लेकर आ रहे हैं, क्षतिग्रस्त हुआ है और मुझे अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि कल शाम से वाटर सप्लाई शुरू हो जाएगी। हम मांग करेंगे कि जितनी मदद होगी, जितने छोटे लोग हैं उनकी, मैं आज एक पटरी व्यवसाय के लिए, टैक्सी वालों के लिए, छोटे दुकानदारों की मांग मैंने मुख्यमंत्री जी से की है। हमने केदारनाथ की भांति इनको पैकेज दिया जाए और मुझे पूरा भरोसा है कि उसका जो है सार्थक हल निकलेगा। बेरोजगार का आंदोलन जायज हो सकता है, लेकिन उसकी दिशा सही होनी चाहिए। अपनी मांग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आप हमसे आकर कह रहे हैं कि वार्ता करो, लेकिन मैं आप ऐसे में देशद्रोही के साथ अगर आप हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वो एक चिंता का विषय है और इसके बारे में हमारे बच्चों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश उनका है और देश का भविष्य उन बच्चों के हाथ में है और बच्चों को, ऐसे लोगों को अपने आंदोलन में घुसने से रोकना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की घोषणा कर दी है और मुझे पूरा भरोसा है एसआईटी ने जितने बार पहले, इससे पहले भी जितने मामले हाथ में लिए उस पर कार्रवाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली से उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब राज्यों के किसान परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की। वहीं उत्तराखंड के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिला है। प्रदेश के 7,89,297 पात्र किसानों को 157.86 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय से आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उत्तराखंड में आई दैवीय आपदाओं के कारण कृषि और उद्यान क्षेत्र में हुए व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की मांग भी की, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार शीघ्र प्रस्ताव भेजे, भारत सरकार उसकी प्राथमिकता के आधार पर संस्तुति करेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम धामी का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वीपिंग मशीन का फ्लैग ऑफ किया है। जी हां, सीएम धामी ने वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन का फ्लैग ऑफ किया। नगर निगम देहरादून द्वारा संचालित की जा रही यह मशीन सीएम ने देहरादून को साफ सुथरा आधुनिक शहर बनाने की दिशा में नगर निगम के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में पहल होगी सहायक सिद्ध। सीएम धामी ने कहा, देहरादून को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने के लिए सफाई व्यवस्था को किया जा रहा सुदृढ़। उन्नत मशीनों से सड़कों की तेजी से होगी नियमित सफाई। धूल और प्रदूषण के स्तर में आएगी कमी। आमजन को मिलेगा स्वच्छ वातावरण। मुख्य सेवक ने नगर निगम और संबंधित विभागों से किया आह्वान, शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाए रखने के लिए गतिविधियों को करे संचालित। नगर निगम का पूरा क्षेत्र देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ सपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें, जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं, जिसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे अन्य अभियानों को भी हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। शहर के अंदर नए पार्कों का भी निर्माण हो रहा है, नए स्थान भी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून में पॉल्यूशन कम हो, उस दिशा में भी जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के स्टेशन भी लगाए गए हैं। पिछले दिनों घंटाघर का भी सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है और यहां पर इलेक्ट्रिक बसें भी लगाई गई हैं। हमारा प्रयास है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी ये शहर हमारे, जो हमारी शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी स्वच्छ रहे, पर्यटकों के लिए भी एक पसंदीदा स्थान हमेशा की तरह देहरादून बना। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वच्छता ही सेवा है 2025 पखवाड़ा। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है। नगर निगम देहरादून की शहरवासियों से अपील, कृपया घर का गीला, सूखा व घरेलू संकटमय कूड़ा पृथक पृथक कर नगर निगम के कूड़ा वाहन में ही दे। सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800-1804-571 पर कॉल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। भवन निर्माण अपशिष्ट आदि को सड़कों और गलियों में न डालें। निवेदक सौरभ थपलियाल, महापौर नगर निगम देहरादून एवं नमामि बंसल IAS मुख्य नगर आयुक्त देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी माल रोड पर हो रहे अवैध खनन को लेकर आज महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने माल रोड पर धरना देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं आपदा के दौरान पूरे प्रदेश में आई भीषण त्रासदी के बाद भी मसूरी की माल रोड पर जेसीबी मशीन द्वारा पहाड़ी को काटने और नाले खालों में मलबा फेंकने के बाद जगह जगह पर हुए नुकसान के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को हो रही परेशानी के बाद भी विभागों की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि रात के समय यहां पर जेसीबी मशीन लगातार जो है पहाड़ी को काटा जा रहा है। उन्होंने नगर पालिका को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बिना नगर पालिका की अनुमति के माल रोड पर जेसीबी की प्रवेश में पालिका की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ये कर रहे हैं कि आपको पता है कि मसूरी के अंदर कितनी आपदा आई है और हमारे उत्तराखंड में कितनी आपदा आई है। हम आपदा की त्रासदी से अभी उभर भी नहीं पाए और हमारी माल रोड पे देखिए खनन चल रहा है, दिन रात खनन चल रहा है यहाँ पर। और रात को यहाँ पूरी रात जेसीबी चलती रही
और किसी हमारे एक थे कोई जिन्होंने हम यहाँ कंप्लेंट करी पीएम पोर्टल पे, आपदा का कारण बना है। क्योंकि आपने देखा होगा कोल्लू खेत के ऊपर जो पानी बहता है उसमें पिछली बार भी कई ट्रक मलबा ऊपर से आया है। वो मलबा कहाँ से आ रहा है? वो मलबा कहीं बादल फटने से तो यह है। क्योंकि अभी हमें कोई कह रहा था कि किसी मंत्री जी ने कहा कि बादल फटना तो ग्लोबल वार्मिंग का है। अरे बादल फटना अलग चीज है, परंतु जो हमारा मलबा नीचे जा रहा है, जो पानी के साथ बह के जा रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है, लोगों के घर गिरा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है मलबा? और आगे बढ़ेंगे। जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख इस वक्त देखने को मिल रहा है। जहां छात्र संघ नामांकन फायरिंग प्रकरण का खुलासा किया। छात्र संघ अध्यक्ष पद नामांकन के दौरान 2 गुटों में हुई थी भिड़ंत। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी हो गए थे फरार। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों की हुई पहचान। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की खंगाली की, जो उनका आपराधिक कुंडली जो है वो खंगाली गई। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का सख्त संदेश, अपराधियों और अराजक तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा। अपराधियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। कॉलेज परिसरों और सार्वजनिक स्थलों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा उत्तराखंड राज्य को भय मुक्त और अपराध मुक्त करने के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। दिनांक 24 सितंबर को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज गेट पर छात्रसंघ चुनाव में नामांकन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली रुद्रपुर में संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। साथ ही पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप फायरिंग की घटना में शामिल 3 शातिर अभियुक्त दानिश, रखवीर और गुरपेज सिंह को गिरफ्तार किया गया। दानिश के पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और बहुत जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आज इन तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अपराधियों और अराजक तत्वों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। रामनगर में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन अनुभा शर्मा ने सोसाइटी के साथ मिलकर किया। सांस्कृतिक समारोह में हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रीना सिंघल, मंजू नेगी और लवजीत कौर संधू उपस्थित रहे। आयोजन में लाइव डीजे, डांडिया बिट्स, आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स, शॉपिंग स्टॉल्स और फूड गेम्स ने माहौल को और जीवंत बना दिया। कार्यक्रम की प्रतियोगिता ने दर्शकों का दिल जीत लिया। नैनीताल समेत पूरे हिंदुस्तान में रामलीला मंचन की धूम हुई है और मची हुई है। जहानगर क्षेत्र में श्रीराम सेवक सभा, मल्लीताल आदर्श कमेटी, सूखाताल, तल्लीताल रामलीला कमेटी के अलावा नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डंडा में देर रात तक रामलीला मंचन किया जा रहा है। सभी पात्र कलाकार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने गायन अभिनय से जनता को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम का किरदार निखिलेश उपाध्याय, लक्ष्मण, रौनक सिंह व माता सीता का संस्कार पांडे की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा समिति के तमाम सदस्यों द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। और वहीं डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जहां एसएसबी प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया। डीजीपी ने राज्य की भौगोलिक स्थिति, पुलिस संरचना और पुलिसिंग की चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी। भारत नेपाल सीमा की संवेदनशीलता पर पुलिस और एसएसबी के सीमा सुरक्षा प्रबंधन पर भी चर्चा की। इस बीच युवा अधिकारियों को प्रोफेशनलिज्म और समर्पण के साथ देश सेवा के लिए प्रेरित किया। सीमा और आंतरिक सुरक्षा में एसएसबी और उत्तराखंड पुलिस का समन्वय, डीजीपी दीपम सेठ ने कहा। सीमा सुरक्षा और बंधुत्व का प्रतीक भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम और आपदा प्रबंधन में एसएसबी और पुलिस के बीच समन्वय महत्वपूर्ण। राज्य पुलिस के 13 थाने, 14 चौकियों और 19 पुलिस लाइन इकाइयां नेपाल सीमा पर सक्रिय। एसएसबी की 4 बटालियन और 71 बॉर्डर आउटपोस्ट सीमा सुरक्षा पर तैनात। एसएसबी का रानीखेत में सीमांत मुख्यालय और अल्मोड़ा में सेक्टर मुख्यालय स्थापित। डीजीपी दीपम सेठ ने प्रशिक्षु अधिकारियों से की अपेक्षा, भविष्य की नियुक्तियों में प्रशिक्षण के अनुभवों को व्यवहारिक रूप में करेंगे लागू। सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा को बनाएंगे सुदृढ़।
पटवारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण को लेकर जहां छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश है, वहीं अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रकरण को लेकर छात्र छात्राओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धनौरी पंजाब नेशनल बैंक के चौराहे पर सरकार का पुतला फूंकने की कोशिश की। इस दौरान धनौरी पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सरकार का पुतला फूंकने को लेकर धक्का मुक्की होती रही। पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में ही पुतले की धज्जियां उड़ गई, तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ पेपर चोर, गद्दी छोड़ के नारेबाजी कर जबरदस्त प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। सरकार इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। आपको भी पता है, जैसे अभी हाल ही में एक पेपर लीक हुआ है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और उत्तराखंड सरकार क्या बीजेपी के जो पदाधिकारी इसमें जो मौजूद हैं उनके द्वारा ये जो पेपर लीक कराया गया है, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और इसको एक प्रदेश का और इस देश का युवा जागरूक हो चुका है और उन्हें पता चल चुका है कि ये निकम्मी और नाकारा सरकार है। और वहीं उत्तराखंड में मानसून की विदाई हो चुकी है, जहां चटकीले धूप की वजह से लोगों को गर्मी से इस वक्त दो चार होना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में चटक धूप खिलने से गर्मी दिखा रही अपनी तेवर। उत्तराखंड में इस साल बारिश ने बरपाया जमकर कहर। पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने से मौसम रहेगा सुहाना। मैदानी इलाकों के साथ पर्वतीय इलाकों के तापमान में भी देखने को मिलेगा इजाफा। इसके साथ ही प्रदेश भर में सिर्फ सितंबर में सामान्य से 44% बारिश दर्ज की गई। सीएस तोमर ने कहा 25 सितंबर तक सबसे अधिक बारिश बागेश्वर जिले में की गई रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों को करना पड़ेगा समस्या का सामना। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीएस तोमर मेट्रोलॉजिकल सेंटर देहरादून से बोल रहा हूँ। देखिए, आज 26 सितंबर को उत्तराखंड से मानसून का पूरी तरह से विदाई हो गया है। तो ओवरऑल जो इस सीजन में 1412 मिलीमीटर बारिश मिला है, जो कि नॉर्मल से लगभग 22% ज़्यादा है। और इसमें जो मुख्यतः हमको जो जिले हैं जहाँ पे हमको लार्ज एक्सेस रेनफॉल मिला है, 2 जिले रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल से प्लस 60% और मोर बारिश रहा है। वो है बागेश्वर में, बागेश्वर जिला और चमोली जिला। बागेश्वर में 284 मिलीमीटर के आसपास बारिश मिली है। और इसके बाद जो मैक्सिमम बारिश हमको मिला है वो देहरादून जिला है, जैसे 1972 मिलीमीटर के आसपास हमको जहाँ पे बारिश प्राप्त हुआ है। तो जिले वाइज अगर देखें तो इसमें जो हमको 2 जिले हैं बागेश्वर चमोली, जैसे मैंने बोला, लार्ज एक्सेस में रहे हैं। इसके अलावा एक्सेस में भी जो कुछ जिले रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल से 20% से लेकर 60% के बीच में बारिश रहा है। देहरादून, टेहरी और हरिद्वार और अल्मोड़ा जिले रहे हैं। एक जिला है पौड़ी गढ़वाल, जिसमें कि नॉर्मल से -30% लेस रहा है, तो डेफिशिएंट स्टेट जिला रहा है। बाकी 6 जिलों में हमारे को नॉर्मल बारिश प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी कुंभ मेला 2027 की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ प्रारंभिक बैठक में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में चिन्हित किया गया है। आईजी और कुंभ मेला 2027 के नोडल अधिकारी नीलेश आनंद भरणे ने बताया है कि ये बैठक पुलिस की आंतरिक तैयारी का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न पुलिस शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित करना और कुंभ के लिए आवश्यक संसाधनों का आकलन करना है। आईजी भरणे ने बताया कि पुलिस के वर्तमान संसाधनों, उपकरणों, निर्माण कार्य और विशेष जरूरत का अनुमान लगाया जा रहा है ताकि समय से पहले सभी तैयारियां पूरी की जा सके। आईजी ने कहा है कि पुलिस का प्रयास है कि पिछले कुंभ के अनुभव से सीख लेते हुए प्रबंधन को और अधिक बेहतर और कुशल बनाया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि पुलिस की तरफ से आपसी समन्वय स्थापित कर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में काम चल रहा है ताकि आगामी कुंभ 2027 का सफल आयोजन किया जा सके। ये बहुत ही हमारी पुलिस की एक प्राथमिक बैठक है जिसमें विभिन्न हमारी जो शाखाएं हैं तो उनके लिए हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हमारे को जो है आने वाले जो कुंभ है उसमें हमारी क्या आवश्यकताएं हो सकती है, क्या क्या जिससे निर्माण है, उपकरण है, जो स्पेशलाइज्ड चीजें है, ताकि हम पहले से तैयार हो कि हमारे पास पुलिस की अभी क्या संसाधन है, क्या उपलब्धता है और क्या आवश्यकता है। तो विभिन्न शाखाएं हैं, इन शाखाओं के साथ जो है हम लोग आपसी समन्वय कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है एक बेहतर तरीके से तैयार हो सके कुंभ के लिए, जो है एक बेहतर हमारा पुलिस प्रबंधन होगा। क्राउड कंट्रोल तो है ही, जैसा हम देख रहे हैं कि कुंभ में जो है अभी जो
प्रयागराज कुंभ था तो बड़ी संख्या में जो है यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्राउड कंट्रोल बड़ा चैलेंज है। और अपना सिक्योरिटी तो है ही, हमेशा सिक्योरिटी सिनेरियो जो अभी देश का है, तो ये सब चैलेंज अभी है ही पुलिस के लिए। कुंभ है वो इसीलिए बैठक की गई थी कि जो पिछला जो कुंभ हुआ है उससे हम और बेहतर क्या करें और हमारा प्रबंधन किस तरह बेहतर हो। निर्माता निर्देशक राजू गुप्ता के निर्देशन में हिंदी फिल्म दीवार का रिश्ता का मुहूर्त मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के निकट फिल्माया गया। फिल्म में अजय सोलंकी मुख्य भूमिका में है। फिल्म मसूरी देहरादून ऋषिकेश देवप्रयाग के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में फिल्माई जाएंगी। 5 सितंबर से फिल्म की शुरुआत की गई है, जो कि 15 नवंबर तक पूरी हो जाएगी, जिसे भारत के विभिन्न सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म के निर्माता निर्देशक राजू गुप्ता ने बताया है कि यह फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आएगी, क्योंकि इसमें पारिवारिक रिश्तों के साथ ही दीवार के महत्व को दर्शाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।